हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। क्या है आज का हमारा टॉपिक? मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। तो इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी क्या कर रही है, अगर मोशन कर रही है, तो वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कि जब भी कोई रिजिड बॉडी, जनरल केस में जब भी कोई रिजिड बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो उसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। फिर अगर हम उस बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट क्या कर दे, फिक्स कर दे, उस बॉडी को हम क्या करें, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर फिक्स कर दे, तो वो बॉडी सिर्फ कैसा मोशन करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशनल मोशन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी बॉडी कि हमको उसके मोशन को चेंज करना है, उसके मोशन को किस में? ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर किसी भी बॉडी के मोशन में अगर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। उसके मोशन में कुछ चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसी टाइप से अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है, कोई रिजिड बॉडी है वो क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, तो उसके लिए उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशनल मोशन में उसकी सिमिलर क्वांटिटी क्या थी? क्या थी सिमिलर क्वांटिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? क्या था? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सिलरेशन था, लीनियर एक्सिलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या था? एंगुलर एक्सिलरेशन। तो इसी टाइप से जब लीनियर मोशन में फोर्स है तो ट्रांसलेशनल मोशन में उसका एनालॉग क्या रहेगा? उसकी सिमिलर क्वांटिटी क्या रहेगी? तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि ट्रांसलेशनल मोशन में जिस टाइप से फोर्स अप्लाई करके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं, उसी टाइप से रोटेशनल मोशन में फोर्स की सिमिलर क्वांटिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक डोर है। सपोज करो ये हमारा क्या है? डोर है, और ये यहाँ पर हिंग्स से वो जुड़ा हुआ है और इस हिंग्स के अराउंड क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। तो ये डोर है, इस डोर को अगर मुझे क्या करना है? रोटेट करवाना है। ये अगर एक डोर है यहाँ पर लगा हुआ है और इस डोर को मुझे क्या करवाना है? रोटेट करवाना है। तो अगर डोर को रोटेट करवाना है तो उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। बिना फोर्स के वो रोटेट होगा क्या? नहीं, ये तो हमें पता है कि बिना फोर्स के ये जो डोर है जो यहाँ पर हिंग्स से जुड़ा हुआ है, वो बिना फोर्स के तो रोटेट नहीं होगा। लेकिन क्या हम कहीं पर भी फोर्स अप्लाई कर देंगे तो डोर रोटेट होने लगेगा? क्वेश्चन क्या है कि क्या किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो डोर रोटेट होने लगेगा? तो देखो, अगर मैं ये डोर है, इस डोर के इस वाले पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस डोर के इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूँ तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डोर रोटेट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो डोर रोटेट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो डोर रोटेट होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर हम ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेशन कर रहा है, उसके डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डोर रोटेट नहीं हो रहा। तो फिर डोर रोटेट कब होगा? तो उसके लिए कब होगा डोर रोटेट? कि जब ये हमारा क्या है? डोर है, इस डोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करें, डोर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पर, कहाँ पर? गिवन मैग्नीट्यूड के लिए, कि मैग्नीट्यूड तो हमको चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड, गिवन मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के लिए जब हम कॉर्नर पर, उसके एज पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई करेंगे? इस डोर के परपेंडिकुलर। फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? इस डोर के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी एज पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा डोर क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स है उसकी कहाँ पर उसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, हाउ एंड वेयर, ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो हमारा फोर्स का एनालॉगी है किसमें, रोटेशनल मोशन में, उसी को हमने क्या कहा है, उसी को हमने कहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। उसी को फोर्स का जो सिमिलर क्वांटिटी है किसमें, रोटेशनल मोशन में, उसी सिमिलर क्वांटिटी को यहाँ क्या नाम दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड अस टॉर्क। और उसी को हम और क्या बोलते हैं, टॉर्क। उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, अब इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए इसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल के लिए एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसको एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए हमारी स्टडी को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो किसके लिए बात करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल के लिए। सिंगल पार्टिकल के लिए बात करने के बाद उसी को हम किस पर एक्सटेंड कर देंगे, एक रिजिड बॉडी के लिए, एक एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए उस पर उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है और अगर हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या आ जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल मोशन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन। इसी टाइप से रोटेशनल मोशन है, अगर क्या है, रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में अगर हमने क्या अप्लाई किया, मोमेंट ऑफ फोर्स। हमने क्या अप्लाई किया, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस मोमेंट ऑफ फोर्स का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमने लिया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो पॉइंट P पर एक पार्टिकल रखा है, उस पार्टिकल का ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ये हमारा क्या है, ओरिजिन। उस ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R। देखो क्या कहा हमने, हमारे पास एक पॉइंट P था, उस पॉइंट P पर एक पार्टिकल रखा है, उस पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, R। इसी लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड आगे कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब किसी इस डायरेक्शन में हमने सपोज करो कि अप्लाई किया फोर्स, इस डायरेक्शन में हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स F अप्लाई किया। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो। ये एक ग्रीक लेटर है और इसको पढ़ते हैं क्या है, टो। तो टो मोमेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टो का इस्तेमाल करेंगे। और टो इज डिफाइंड एज R क्रॉस F। टो को किस टाइप से डिफाइन किया है, R क्रॉस F, वेयर R इज पोजीशन वेक्टर एंड F इज फोर्स। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है टो किसके इक्वल रहेगा, R क्रॉस F के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं R F साइन थीटा। टो का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, टो का मैग्नीट्यूड आ जाएगा R F साइन थीटा। ठीक है, अब अगर इसका हम क्या निकाले, डायमेंशन निकाले इसकी, तो R क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब OP की लेंथ। R क्या था, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R क्या था, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो R है, ये R क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब OP की लेंथ। ये क्या है, OP की लेंथ है। F क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड F। थीटा क्या है, ये इस डायरेक्शन में हमारा R है, तो थीटा क्या है, F और R के बीच का एंगल। थीटा क्या है, F और R के बीच का एंगल। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर R और F के बीच का एंगल तो ये भी है, देखो ये है R और ये है F, तो R और F के बीच का एंगल तो ये वाला भी है, तो हमने ये एंगल क्यों लिया। तो देखो एंगल हमेशा हम क्या लेंगे, दोनों के टेल्स के बीच का एंगल लेंगे। ये यहाँ पर तो ये इसका क्या है, इसका हेड, इस यहाँ पर R का क्या है, हेड, और F का क्या है, टेल। तो हम एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये क्या है, ये R का भी टेल है और यही पॉइंट पर क्या है, F का भी टेल। तो एंगल वो लेना है जहाँ पर दोनों के टेल हो।
ऐसा नहीं कि एक का हेड ले लिया और एक का टेल। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आर तो क्या है, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, तो ये एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो टो की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। टो की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। टो की डायमेंशन क्या आ गई, एम एल टू टी माइनस टू। अब अगर मुझे टो की क्या निकालनी है, टो या टा, ठीक है। तो टो की अगर हमें क्या निकालनी है, एसआई यूनिट, टो की क्या निकालनी है, एसआई यूनिट। तो आर क्या है, लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया मीटर। और फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ मैंने लिख दिया न्यूटन। तो जो टो है, टो की एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर न्यूटन। टो की एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर न्यूटन, या मोमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, मीटर न्यूटन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो टो है वो किसके इक्वल है, आर एफ साइन थीटा के इक्वल। तो मुझे ये बताओ कि अगर इस डायरेक्शन में एफ है तो इस वाली डायरेक्शन में एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा, थीटा वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी देखिए वीडियोस तो वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स अपना वाला अजीज़ बोहरा प्लेलिस्ट, तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट में हमने ये बात की है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। तो इस थीटा की डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ कॉस थीटा। अगर ये एफ है तो इसका थीटा वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। और इस वाली डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब इस वाली डायरेक्शन में एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। क्या कहा हमने कि ये हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में था, तो फोर्स का थीटा वाली डायरेक्शन में मतलब इस वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा। और इस एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। इस कॉस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा वाला डायरेक्ट कंपोनेंट। तो मतलब ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये कौन सा है, इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये जो एफ साइन थीटा है ये आर था, ये पूरा हमारा क्या था, आर, ये पूरा क्या है हमारा आर। तो इस आर के ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैसा है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हम एफ साइन थीटा की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ है ये आर के क्या है, परपेंडिकुलर। तो टो इज इक्वल टू क्या आया, आर एफ परपेंडिकुलर, वेयर एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के इक्वल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ परपेंडिकुलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आर के परपेंडिकुलर है, और एफ की आर के परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, एफ साइन थीटा। ये जो हमारा एफ था, एफ की आर के परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ परपेंडिकुलर। इसी के अपोजिट अगर हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है टो इज इक्वल टू क्या लिखा है, आर एफ साइन थीटा। क्या लिखा है, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसी को हम आर साइन थीटा एफ लिख सकते हैं क्या, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा एफ। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं, इसी को हम आर साइन थीटा एफ। क्या किया हमने, वही लिख दिया क्या वापस, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो ये तो लिख ही सकते हैं, ये जो मैंने रफ किया वो तो लिख ही सकते हैं। इसी के साथ हम एफ को पहले लिख दो और आर को बाद में लिखो, कर सकते हैं क्या, इस एफ को पहले लिख दिया आर को बाद में, क्योंकि ये सब तो क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एफ को पहले लिखा, आर को बाद में लिखा, ठीक है। ये जो एफ है, इस एफ की लाइन को मैंने बैक साइड इंक्रीज़ किया,
एफ की लाइन को मैंने क्या किया, बैक साइड इंक्रीज किया। तो ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स इस लाइन पर अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। किसका लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो फोर्स इस लाइन पर अप्लाई हो रहा है, फोर्स इस लाइन पर अप्लाई हो रहा है। अब इस लाइन पर मैंने ओरिजिन से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर। इस लाइन पर ओरिजिन से मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डाला मतलब ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये क्या था, हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, इसको बैक साइड इस लाइन को मैंने इंक्रीज किया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। किसकी लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अब इस लाइन पर मैंने क्या दिया, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला। इस लाइन पर मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डाला मतलब एंगल कितना, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना रहेगा। 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये 9th और 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। अगर ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। अब मुझे बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुम लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा किसके इक्वल होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन, जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो पढ़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि जो ये फर्स्ट वैल्यू है ये किसकी होती है, साइन की। सेकंड वैल्यू किसकी होती है, कॉस की। और थर्ड वैल्यू किसकी होती है, टेन की। तो साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्यू। तो मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी एंगल लेते हैं हम, एंगल कौन सा लिया हमने, थीटा। तो थीटा के सामने जो साइड होती है, इस थीटा के सामने जो साइड होती है वो साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने, इस थीटा के सामने कौन सी साइड है, ओ क्यू। थीटा के सामने कौन सी साइड है, ओ क्यू। तो जो ओ क्यू है वो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली। तो ये 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, आर। तो आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर। तो आर यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू। तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई, आर साइन थीटा। इस ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई, आर साइन थीटा। ओ क्यू की वैल्यू कितनी आई, ये आर इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, ओ क्यू। तो हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू आई, कितनी आई, आर साइन थीटा। अब देखो ये था फोर्स और ये है आर साइन थीटा। तो जो आर साइन थीटा है वो इस फोर्स के कैसा है, कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो आर साइन थीटा है इसी की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर। आर साइन थीटा किसके इक्वल है, आर परपेंडिकुलर के इक्वल है। क्योंकि देखो ये है आर साइन थीटा और ये है एफ। तो एफ और आर साइन थीटा के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि वो एफ के परपेंडिकुलर है। तो टो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर परपेंडिकुलर। तो या तो टो इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर, या तो टो इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर। ये जो टो है वो किसके इक्वल है, आर और एफ परपेंडिकुलर के, या टो किसके इक्वल है, एफ और आर परपेंडिकुलर। मतलब एफ और आर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एफ और आर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो टो है, टो का फॉर्मूला क्या था, टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट के सभी रूल्स को फॉलो करेगा। ये क्या करेगा,
वेक्टर प्रोडक्ट के सभी रूल्स को फॉलो करेगा। तो अगर हम f की स्पेस पर क्या लिख दें, f की स्पेस पर अगर हम -f लिखें, f की स्पेस पर क्या लिखें, -f लिखें, मतलब फोर्स की अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दे, फोर्स की डायरेक्शन क्या करे, अपोजिट, तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टो इज इक्वल टू r क्रॉस -f, f की स्पेस पर -f लिखे, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, तो -r क्रॉस f, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर f की डायरेक्शन अपोजिट करे तो टो की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, टो की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, टो की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब टो की डायरेक्शन भी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अब अगर हम r भी नेगेटिव ले ले और f भी क्या करे, नेगेटिव ले, मतलब r की डायरेक्शन भी अपोजिट कर दी और f की डायरेक्शन भी अपोजिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस, माइनस इंटू माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r क्रॉस f। मतलब अगर हमने सिर्फ एक की डायरेक्शन अपोजिट की तो टो की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, लेकिन अगर हमने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट की तो फिर से टो की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, टो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि अगर हम क्या करें, अगर f की वैल्यू 0 हो, अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0, अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ f अगर 0 पुट करे तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो फोर्स है वो अगर ओरिजिन पर लग रहा है या ओरिजिन से होकर जा रहा है, फोर्स कहाँ से होकर जा रहा है, ओरिजिन से, फोर्स जब ओरिजिन से जाएगा तभी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब फोर्स अगर यहाँ पर लगाए, फिर यहाँ लगाए, अगर यहाँ लगाए और डायरेक्ट कहाँ से निकाल दे, अगर ओरिजिन से निकालें, फोर्स को हम किससे पास करवा दें, लाइन ऑफ एक्शन को अगर ओरिजिन से पास करवाए तो पोजीशन वेक्टर r क्या हो जाएगा, 0, और अगर r 0 हुआ तो टो भी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर f 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, 0। अगर r 0 है, f 0 है, f 0 है तो भी मोमेंट ऑफ फोर्स 0, अगर r 0 है तो भी मोमेंट ऑफ फोर्स 0। अब अगर थीटा 0 है, थीटा कितना है, 0, तो साइन 0, एक बात ध्यान रखना, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 180 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू बताओ जल्दी से, मुझे भी नहीं पता। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो साइन बिल्कुल सीधा है कि हाँ भाई 0 तो 0, 90 हाँ भाई बढ़ गए तो 1, फिर वापस 180 पर आए तो फिर वापस 0 कि 0 1 0 0 1 0, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 था तो 0 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी कहाँ हो गया, 0 पर, तो 0 1 0। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, तो साइन 180 फिर से 0 हो जाएगा, तो फिर से टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अगर r की वैल्यू 0 है तो टो की वैल्यू 0 हो जाएगी, f की वैल्यू 0 है तो टो की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टो की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो भी टो की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।